भीषण झटके से बिच्छू आत्मा हवा में उड़ गया और उसकी नुकीली पूंछ का डंक विकृत हो गया। संभवतः वह कुछ समय तक अपने विष का प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसके विपरीत टर्टल स्पिरिट के खोल पर केवल एक हल्की सी खरोंच थी, जो तब तक मुश्किल से दिखाई देती थी जब तक कि कोई ध्यान से न देखे। वीर ने नाग आत्मा को वापस बुलाने का अवसर लिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। सहदेव दहाड़ उठा। वह क्रोध से चिल्लाया, अरे मूर्ख, उस कायर कछुए पर हमला क्यों कर रहे हो? पहले उस नाग आत्मा को मार गिराओ। फुफकार फुफकार, बिच्छू आत्मा ने एक दुखी आवाज निकाली। क्या तुम कह रहे हो कि उस डरपोक कछुए ने तुम्हारा अपमान किया? क्या तुम इस वजह से हमला करने से खुद को रोक नहीं पाए? सहदेव ने कुछ पल ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। उसने फिर पूछा, उसने तुम्हें क्या कहा? क्या तुम उस छोटे से केंचुए को खत्म करने से पहले कुछ नहीं कर सकते? युद्ध के जानवर और जानवरों को वश में करने वाले आपस में संवाद कर सकते हैं, लेकिन ये संवाद केवल इन दोनों तक ही सीमित रहता है। दूसरों को यह जंगली जानवरों की दहाड़ से अलग नहीं लगता। फुफकार फुफकार, बिच्छू आत्मा अपने बड़े पंजों को लगातार हिलाता रहा, मानो कुछ व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हो। क्या इसमें लिखा है कि तुम्हारा मालिक मैं, एक दुबला पतला बंदर और एक छोटा सा तरबूज है? सहदेव का चेहरा धीरे धीरे भयावह हो गया और उसकी आंखों से मानो आग निकल रही थी। वह पागलों की तरह चिल्लाया, उस कायर कछुए को मेरे लिए मार डालो। उसे अपने जीवन में सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि लोग उसे दुबला पतला बंदर या छोटा तरबूज कहलाते थे। आखिरकार ये उसकी शारीरिक खामियां थीं। वह 16 साल का हो चुका था, फिर भी उसकी लंबाई केवल 1.45 मीटर थी, जो उसके हम उम्र लोगों की तुलना में वाकई बहुत कम थी। भाई जल्दबाजी मत करो, पहले उस नाग आत्मा को मार डालो, नहीं तो एक बार जब वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त कर लेगा तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। देव की आंखों में आंसू आ रहे थे। मुझे मत रोको, मैं इस कायर कछुए को मार डालूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोटा तरबूज कहने की? मैं इसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ। बिच्छू आत्मा, उस कछुए आत्मा के कवच को चूर चूर कर दो। सहदेव पूरी तरह से आपा खो बैठा था और दहाड़ उठा। बिच्छू आत्मा ने एक बार फिर बंटू पर हमला किया, लेकिन कवचधारी अवस्था में कछुए आत्मा के सामने उसका मुड़ा हुआ पूंछ का डंक पूरी तरह से बेकार साबित हुआ। जम्हाई छोटे तरबूज, क्या तुम्हारा काम हो गया? क्या तुम मुझे सिर्फ गुदगुदी कर रहे हो? रोहन ने बार बार जम्हाई लेते हुए आलस से कहा। तुम, अगर हिम्मत है तो अपने कायर कछुए को बाहर आने के लिए कहो। सहदेव गुस्से से भड़क उठा। हे, अगर तुम इतने काबिल हो तो इसकी सुरक्षा तोड़ दो। मैं तुम्हें चिढ़ाने के लिए बाहर नहीं आ रहा। रोहन ने हाथ बांधकर व्यंग्य से कहा। मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। स्कॉर्पियन स्पिरिट, मेटियोर पियर्स का इस्तेमाल करो। सहदेव क्रोध में चिल्लाया। बिच्छू आत्मा के 2 विशाल पंजे और उसकी मुड़ी हुई पूंछ धीरे धीरे अपने हमलों की गति बढ़ाने लगे। गति इतनी तेज हो गई कि अंत में केवल धुंधली परछाइयां ही दिखाई देने लगी। अब ये तो कुछ दिलचस्प है। बंटू, पृथ्वी तत्व ढाल का प्रयोग करो। रोहन ने हल्की सी मुस्कान के साथ आदेश दिया। पल भर में भयंकर हमले पृथ्वी तत्व ढाल द्वारा कमजोर पड़ गए और बंटू को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने में विफल रहे। विकास, वीर पर सीधा हमला करने का मौका मत छोड़ो। अगर इस बच्चे ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस पा ली तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। स्थिति को देखते हुए देव ने अपने बगल में नीले कपड़े पहने एक अन्य व्यक्ति से फुसफुसाकर कहा, क्या सीधे बीस टेमर पर हमला करें? मेरे फ्रॉग स्पिरिट का हाई प्रेशर वाटर बम कोई मजाक नहीं है। अगर कोई मारा गया तो क्या होगा? आखिर यह तो सिर्फ एक आकलन है। क्या इसे इतना आगे ले जाने की जरूरत है? विकास ने कुछ हिचकिचाहट महसूस करते हुए माथे पर शिकन डाली। तुम किस बात से डर रहे हो? अगर कुछ हुआ तो सारा दोष मैं ले लूंगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने चाचा से कह दूंगा कि तुम्हें कक्षा सी में डाल दे। तुम्हें इन दोनों कक्षाओं का अंतर अच्छी तरह पता होना चाहिए। देव ने ताना मारा। यह विकास ने एक पल के लिए अपनी भौहें सिकोड़ी, फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, ठीक है, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप यह सुनिश्चित करेंगे कि मुझे कक्षा बी में ही दाखिला मिले। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कभी अपने वचन से मुकर कर देखा है क्या? देव ने अपनी छाती थपथपाते हुए इस बात का आश्वासन दिया। विकास ने सिर हिलाया और फुसफुसाते हुए कहा, छोटे मेंढक, पालथी मारकर बैठे उस आदमी पर निशाना साधो और हाई प्रेशर वाटर बॉल का इस्तेमाल करो। पफ, मेंढक जैसे राक्षस की वायु थैली धीरे धीरे फूलने लगी और अपनी सीमा तक पहुंचने पर उसने अचानक अत्यधिक शक्ति से भरपूर उच्च दबाव वाली पानी की गेंद बाहर निकाल दी। ये उच्च दबाव वाली पानी की गेंद अत्यंत तेज थी, मानो इसे उच्च दबाव वाली पानी की बंदूक से दागा गया हो, और ये वायु के झोंके के साथ रोहन की ओर तेजी से बढ़ रही थी। भाई वीर, सावधान रहो। अग्नि, मेरे लिए उस जल के गोले को रोक दो।
काव्या ने तेजी से पास आते जल के गोले को देखा और चेतावनी देते हुए चिल्लाई। काव्या ने अपनी अग्नि आत्मा को पूरी गति से बुलाया और तुरंत एक भयंकर अग्निगोला छोड़ा जो सीधे उच्च दबाव वाले जलगोले से टकराया। सिजल। जब आग पानी से मिली तो एक बुलबुले जैसी आवाज आई और उच्च दबाव वाला पानी का गोला पल भर में धुंध के बादल में बदल गया और हवा में गायब हो गया। हालांकि आग का गोला केवल आधा ही सिकुड़ा था और बचा हुआ आधा हिस्सा सीधे मेंढक जैसे राक्षस की ओर जा टकराया। बूम! तीव्र गर्मी ने मेंढक जैसे राक्षस को तुरंत पराजित कर दिया, जो हल्के नीले आध्यात्मिक प्रकाश के कणों में परिवर्तित हो गया और दानव आत्मा संहिता में लौट गया। परिणाम स्वरूप विकास ने मुंह से खून भी थूक दिया, जिससे स्पष्ट है कि उसे गंभीर चोटें आई थीं। ये तो अग्नि आत्मा है, ये कैसे संभव है? देव ने हवा में तैरती अग्नि आत्मा को भयभीत होकर देखा और दहशत से चिल्ला उठा। क्या सभी मौलिक आत्माओं को कक्षा ए में प्रवेश करना और सीधे कक्षा ए में प्रवेश पाना आवश्यक नहीं है? लेकिन हवा में तैरता हुआ प्राणी स्पष्ट रूप से मौलिक आत्माओं में से एक था, एक अग्नि आत्मा। बड़े भाई, क्या आपने यह नहीं कहा था कि वे सभी कक्षा डी से हैं और उन सभी के पास निम्न स्तर के युद्ध राक्षस होने चाहिए? यहाँ क्या चल रहा है? विकास ने हैरानी से पूछा। उन तीनों के देव की मदद करने के लिए तैयार होने का कारण आंशिक रूप से कक्षा बी में सफलतापूर्वक प्रवेश करना था और दूसरा यह था कि उन्होंने सुना था कि दूसरी तरफ वाले निम्न स्तर के युद्ध जानवरों वाले कुछ बेकार लोग थे। क्लास बी और क्लास सी दोनों ही इंटरमीडिएट वॉर बीस्ट्स के लिए हैं और इस क्लास का निर्धारण इस मूल्यांकन में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है, जिसमें अभी भी काफी गुंजाइश है, लेकिन मौजूदा हालात उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। ये कोई मामूली युद्ध राक्षस नहीं थे। मुझे डर है कि उन्नत युद्ध राक्षस भी इनके जितने भयंकर नहीं हैं। वीर के सर्प आत्मा ने उनसे मिलते ही 2 मध्यवर्ती युद्ध राक्षसों को तुरंत मार डाला और यद्यपि उस कछुआ आत्मा में आक्रमण शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उसकी रक्षा वास्तव में भयावह रूप से मजबूत थी। इसके अलावा दूसरी तरफ वास्तव में एक अग्नि आत्मा थी जो एक वैध मौलिक आत्मा है। पूरी कक्षा में अब तक केवल 2 ही ऐसे छात्र आए हैं और मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि उनमें से एक को कक्षा डी में नियुक्त किया जाएगा। मुझे कैसे पता चलेगा? कौन जाने क्या चल रहा है? देव भी पूरी तरह से हैरान था। तुम हमें मरवाना चाहते हो? तुम यहाँ अकेले खेल सकते हो, हम अब तुम्हारा साथ नहीं देंगे। सहदेव ने तुरंत फैसला लिया, नकुल को पकड़ा और वहाँ से जाने की तैयारी करने लगा। धिक्कार है, अगर मुझे कक्षा सी में भी भेज दिया जाए तो भी जान गंवाने से बेहतर है। मैं अब तुम्हारे साथ भी नहीं खेलूंगा। विकास लंगड़ाते हुए बाकी दोनों के पीछे पीछे चला गया। तुम मेरा इंतजार करो, मुझे अकेला मत छोड़ो। अपने सहायकों को खो देने के बाद देव पूरी तरह से घबरा गया और उन तीनों के पीछे पीछे वहां से चले जाना चाहता था। हालांकि इससे पहले कि वह एक कदम भी बढ़ा पाता, आग की लपटों से घिरी एक अग्नि आत्मा ने उसका रास्ता रोक दिया। अरे बाप रे! देव चौंक गया और पीछे मुड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसके सामने एक बर्फ जैसे सफेद रंग का नाग आत्मा खड़ा हो गया। फुफकार! वीर के कुत्ते वहाइटी ने धमकी भरी आवाज निकाली, फिर हिंसक रूप से अपनी पूंछ देव के चेहरे पर मारी। उस भीषण बल के कारण देव हवा में उछल गया और जमीन पर 4-5 बार लुढ़कने के बाद जाकर रुका। अब तक वीर की आध्यात्मिक शक्ति काफी हद तक पुनः प्राप्त हो चुकी थी और वह रोहन और काव्या के साथ आगे बढ़ा और देव को घेर लिया। तुम्हें क्या चाहिए? देव ने हकलाते हुए अपने खून से लथपथ और क्षत विक्षत चेहरे को छुआ। क्या तुम्हें अब भी नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। वीर ने बारी बारी से दोनों हाथों की उंगलियों को चटकाया और करीब आ गया। खिलवाड़ मत करो। मेरे चाचा देवेंद्र हैं, इंपीरियल बीस्ट अकादमी के ग्रेट डायरेक्टर। अगर तुमने मेरे सिर के एक बाल को भी छुआ तो तुम्हारा काम तमाम। देव ने कई बार उठने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और पीछे हटते हुए अपने हाथों का सहारा लेकर मुश्किल से अपना शरीर संभाल पाया। है, इसीलिए तो तुम इतने घमंडी हो बच्चे। पता चला कि इंपीरियल बीस्ट एकेडमी में तुम्हारा एक समर्थक है, लेकिन एकेडमी में दानव आत्मा कार्डों की लूटपाट के खिलाफ कोई नियम तो नहीं है ना? वीर का चेहरा सख्त हो गया और उसने व्यंग्य किया। यह कहने के बाद वीर देव के बगल में तैर रही राक्षसी आत्मा संहिता को छीनने के लिए हाथ बढ़ाने की तैयारी करने लगा। उसने सीधे राक्षस आत्मा संहिता के अंतिम कुछ पन्ने पलट दिए। ये पन्ने राक्षस आत्मा कार्डों के अस्थायी भंडारण के लिए थे। यदि कोई राक्षस आत्मा कार्ड औपचारिक रूप से समाहित हो जाता था तो उसे फिर कभी बाहर नहीं निकाला जा सकता था। वीर को देव के दानव आत्मा संहिता में 3 धूसर लौ श्रेणी के दानव आत्मा कार्ड मिले और उसने तुरंत उन तीनों दानव आत्मा कार्डों को ले लिया। छी, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास बहुत सारे दानव आत्मा कार्ड हैं। पता चला कि यहाँ तो सिर्फ 3 ही हैं। तुमने मुझे बहुत निराश किया।
वीर ने तिरस्कार पूर्वक कहा, मेरे दानव आत्मा कार्ड मुझे वापस दे दो। देव ने अपने दानव आत्मा कार्ड वापस छीनने की कोशिश की, लेकिन वीर ने उसे चकमा दे दिया। तुम बार बार मेरे खिलाफ काम कर रहे हो, मैं बस तुम्हारी शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करके तुम्हें रास्ते से हटा रहा हूँ। ये तो काफी दयालुता है, ठीक है, वीर ने ताना मारा। मेरा तुमसे हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ है। देव हठपूर्वक अपनी बात पर अड़ा रहा है। दोबारा ऐसा कहने का मौका मिले तो देखना, वीर ने ताना मारा। ये कहने के बाद वीर ने एक जोरदार प्रहार किया जिससे देव बेहोश हो गया, फिर उसे जमीन पर पटक दिया। चलो चलें, लगभग समय हो गया है, अब हमें निकलना चाहिए। वीर ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और गंभीरता से कहा, क्या यह इस बच्चे को इतनी आसानी से बरी करना नहीं है? रोहन ने जमीन पर पड़े देव की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, वो तो बस एक कुत्ता है। अगर कोई कुत्ता मुझे काट ले तो क्या मुझे भी उसे काटना पड़ेगा? चिंता मत करो, उसके पास डेमन स्पिरिट कार्ड न होने के कारण उसे इंपीरियल बीस्ट एकेडमी में प्रवेश मिलने का कोई मौका नहीं होना चाहिए। वीर ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और बेपरवाही से कहा, शुरू से अंत तक उसने देव को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह महज एक मस्खरा था जो उसका ध्यान आकर्षित करने में बिल्कुल असमर्थ था। इसके अलावा वह अभी भी एक छात्र ही था। हालांकि वह एक पशु प्रशिक्षक था, लेकिन एक निश्चित स्तर और शक्ति तक पहुंचने से पहले वह नियमों की अनदेखी नहीं कर सकता था। ठीक है, चलो अब चलते हैं। इस तरह हम सब मूल्यांकन के दूसरे दौर में पास हो जाएंगे। रोहन मुस्कुराया। कुछ ही समय बाद वे तीनों एक बार फिर इस्पात वन के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। उस समय परीक्षार्थियों की एक बड़ी भीड़ इस्पात वन के द्वार पर जमा थी और उसके खुलने की प्रतीक्षा कर रही थी। हालांकि लोगों की संख्या कल स्टील के जंगल में प्रवेश करने वालों की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत कम थी। लगभग आधी। क्लिक 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 मशीनी गियरों के घूमने की आवाज के साथ स्टील के जंगल का द्वार एक बार फिर खुल गया। समय स्टील के जंगल के द्वार के बाहर का इलाका इंपीरियल बीस्ट अकादमी के कर्मचारियों से भरा हुआ था, जिसमें स्वाभाविक रूप से पहले के टीम लीडर भी शामिल थे और निदेशक देवेंद्र जी भी आ चुके थे। हालांकि इस बार निदेशक देवेंद्र जी समूह के केंद्र में नहीं खड़े थे, बल्कि एक असाधारण आभा वाले सफेद कमीज पहने हुए एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति वहां खड़े थे, जो काफी प्रभावशाली दिख रहे थे। उनके अलावा समूह में चिकित्सा दल के और भी सदस्य थे। इस आकलन में लगभग सभी उम्मीदवार किसी न किसी हद तक घायल हुए थे। वीर की टीम की तरह लगभग कोई भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। नकुल और विकास की टीम ने भी वीर को देखा, लेकिन उनकी निगाहें इधर उधर भटक रही थीं और उन्होंने सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वे अपना सिर नीचे करके एक तरफ चले गए। वीर और बाकी लोग चुपचाप भीड़ के पीछे पीछे चले गए और जल्द ही सभी लोग निरीक्षण केंद्र पर पहुंच गए, जहां कर्मचारियों ने उनके द्वारा प्राप्त किए गए दानव आत्मा कार्डों की जांच की। उन्होंने कार्डों की जांच के लिए एक अत्यंत सटीक उपकरण का उपयोग किया। कर्मचारी ने उम्मीदवार द्वारा सौंपे गए दानव आत्मा कार्ड को परीक्षण के लिए मशीन पर रख दिया और उनमें से अधिकांश ने आसानी से जांच पास कर ली। डिंग, ये कार्ड फॉरेस्ट ऑफ स्टील के दानव आत्मा कार्डों में से नहीं है। अचानक शांत यंत्र से एक अलार्म बज उठा। जिस छात्र के पास वह कार्ड था उसे मौके पर ही नकल करते हुए पाया गया और तुरंत निष्कासित कर दिया गया। इस सबक से मिली चेतावनी के बाद कई लोग जो अभी भी जोखिम उठाने के बारे में सोच रहे थे, चुपचाप कतार से बाहर निकल गए और निराशा में पीछे हट गए। जब वीर का निरीक्षण किया जा रहा था तो उसने स्पष्ट रूप से देखा कि एक तरफ निगरानी कर रहे निदेशक देवेंद्र ने भौहें चढ़ाईं, मानो उन्हें लग रहा हो कि वीर को यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। इसके बाद निर्देशक देवेंद्र की निगाहें एक बार फिर पूरे समूह पर घूमी, मानो वे कुछ खोज रहे हों। कुछ ही देर में वे उदास चेहरे के साथ अकेले ही स्टील के जंगल में प्रवेश कर गए। निरीक्षण की गति बहुत तेज थी, लगभग आधे घंटे तक चली और सभी योग्य कर्मी एक बार फिर एकत्रित हो गए। जब उत्तीर्ण होने वाले सभी उम्मीदवार एकत्रित हो गए तो सफेद कमीज पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा और समूह के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। इंपीरियल बीस्ट अकादमी के आधिकारिक सदस्य बनने पर आप सभी को बधाई, आप सभी सच्चे योद्धा हैं। समूह के केंद्र में खड़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। हालांकि उनकी आवाज बहुत बुलंद नहीं थी, फिर भी ऊर्जा से भरपूर थी। हर सुर दिल को कंपा देता था। आप सब मुझे शायद पहली बार देख रहे होंगे। मैं इंपीरियल बीस्ट अकादमी का उप से प्रधानाचार्य हूँ। मेरा नाम अर्जुन है। आप मुझे प्रधानाध्यापक अर्जुन कहकर संबोधित कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ गंभीरता से कहा। हेलो प्रिंसिपल अर्जुन, सभी उम्मीदवारों ने एक साथ कहा। छात्रों, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। आज आपने खूब मेहनत की है।
वापस जाइए और आज आराम कीजिए। कल हमारे उद्घाटन समारोह के बाद हम आधिकारिक तौर पर कक्षाएं आवंटित करेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी उत्कृष्ट पशु प्रशिक्षक बनेंगे। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उनके शब्दों में एक जादुई आकर्षण था जिससे हृदय में एक सुखद गर्माहट का अनुभव हुआ। वीर की नजर अचानक स्टील के जंगल के द्वार के अंदर एक परिचित आकृति पर पड़ी। यह देव था जिसे उसने पहले बेहोश कर दिया था और वह निर्देशक देवेंद्र के सहारे धीरे धीरे घटनास्थल से जा रहा था। देव ने असेंबली लाइन में वीर को भी स्पष्ट रूप से देखा। अभी वीर के पास जाकर उससे झगड़ा करने का साहस उसमें नहीं था, इसलिए वह केवल असहज रूप से पीछे हट सका। सभी लोग एक बार फिर हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। इस बार सबका मूड काफी खुशनुमा था और वे पूरे रास्ते बातें करते और हंसते रहे। डर, तुमने पहले कहा था कि अगर हम एक ही क्लास में आ गए तो तुम हमें अपनी कहानी सुनाओगे। अब समय आ गया है, काव्या ने बगल से कहा। तो ठीक है। क्या आपने 4 महान परिवारों के बारे में सुना है? रोहन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। हालांकि वह वास्तव में इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ये दोनों अब अजनबी नहीं थे। उनके बीच जीवन मरण का रिश्ता था। साथ ही उसने पहले ही अपनी बड़ी बड़ी बातों से उनसे वादा कर दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने वचन से मुकर नहीं सकता था। 4 महान परिवार, ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर वाले परिवारों की तरह? वीर ने उलझन भरे भाव से पूछा। रोहन ने बेबसी से अपनी आंखें घुमाई और फिर समझाया, ये 4 महान परिवार, दरअसल इनकी कहानी 300 साल पुरानी है। जब पूरी मानवता घोर संकट में थी और लगभग विलुप्त होने की कगार पर थी, तब भारत में 4 उद्धारकर्ता प्रकट हुए। उनकी 4 संत आत्माएं पूरे भारत की संरक्षक आत्माएं बन गईं। अंत में एक शक्तिशाली डोमिनेटर स्तर के जादुई राक्षस से लड़ने के लिए उन्होंने उसे सील करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तभी मानवता का पुनरुत्थान संभव हो सका। यद्यपि उन 4 सर्वोच्च संत आत्मा राजाओं ने स्वयं को बलिदान कर दिया, सौभाग्य से वे सभी अपनी वंश परंपरा को पीछे छोड़ गए। उनके वंशज 4 महान परिवार बन गए और उनका मिशन भारत की रक्षा करना है। तो आप हान परिवार से हैं, जो उन 4 महान परिवारों में से एक है? काव्या ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बहन इतनी ज्ञानी होंगी। आपको तो इतने सारे रहस्य भी पता है। बिल्कुल सही। पता नहीं ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य, लेकिन मैं 4 महान परिवारों का वंशज हूँ। मेरे पिता हान परिवार के वर्तमान मुखिया हैं और मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ। रोहन ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। वाह, हालांकि मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन यह बहुत प्रभावशाली लगता है। लेकिन अगर ऐसा है तो आप मुंबई जैसे विशाल शहर में क्यों आए? वीर ने पूछा। यह एक लंबी कहानी है। रोहन मानो किसी याद में खो गया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तो फिर इसे संक्षिप्त रखो। वीर ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और उसे चेतावनी दी। सीधे शब्दों में कहूं तो मेरी प्रतिभा बहुत कमजोर थी और परिवार वाले मुझे ज्यादा महत्व नहीं देते थे। गुस्से में आकर मैं घर से भाग गया, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने वो फैसला लिया, वरना आप लोगों से मेरी मुलाकात ना होती। रोहन के चेहरे से उदासी धीरे धीरे छंट गई और वह मुस्कुरा उठा। क्या तुम्हारी प्रतिभा बहुत कमजोर है? मुझे तो लगता है तुम कमाल के हो, बस उनमें दूरदृष्टि की कमी है। मुझे यकीन है कि उन्हें देर सवेर इसका पछतावा होगा। वीर मुस्कुराया और गंभीरता से बोलते हुए दूसरे के कंधे पर थपथपाया। रोहन को लगा कि वीर उसे सिर्फ दिलासा दे रहा है और उसने एक मूर्खतापूर्ण हंसी हंसते हुए जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि वह दिन भी आएगा। उसकी फुफकार साशिमी की एक प्लेट खत्म करने के बाद पास में मौजूद वाइटी ने एक और चीख मारी। अरे पेटू, देखो तुम्हारा पेट कितना भरा हुआ है, अब और नहीं खा सकते। वीर ने खाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे वाइटी पर नजर डाली और उसे डांटा। इस समय वाइटी का पेट स्पष्ट रूप से फूला हुआ था, लेकिन वह अभी भी अपनी मासूम आंखों से वीर को देख रहा था और लगातार अपनी जीभ बाहर निकालकर प्यारा दिखने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, आखिरी प्लेट। मुझे डर है कि अगर तुमने और खाया तो तुम फट जाओगे। वीर ने बेबसी से सिर हिलाया और फिर पीछे बूफे एरिया की ओर चलने लगा। जैसे ही उसने खाली प्लेट उठाई, तभी उसकी नजर एक परिचित अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर पड़ी। क्या ये हमारी अकादमी के प्रधानाचार्य नहीं है? नमस्कार प्रधानाचार्य अर्जुन। वीर ने विनम्रता पूर्वक अभिवादन किया। प्रिंसिपल अर्जुन ने धीरे से अपना सिर घुमाया और अंत में अपने बगल में वीर को देखा और विनम्रता से कहा, अगर मुझे सही याद है तो आपको वीर कहा जाना चाहिए, है ना? बोध। प्रिंसिपल, आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? वीर ने हैरानी भरे चेहरे से पूछा। दूसरा पक्ष उप प्रधानाचार्य था, जबकि वह कक्षा डी का एक गुमनाम छात्र था। जाहिर है दूसरे पक्ष का उसे न जानना स्वाभाविक ही था। बिल्कुल, मुझे पता है। आपने जागरण समारोह के दौरान काफी हलचल मचाई थी। मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना था। प्रधानाचार्य अर्जुन मुस्कुराए।
ओह, तो आप भी मुझे निकम्मा ही समझते होंगे, वीर ने थोड़ा निराश होते हुए कहा। प्रधानाचार्य अर्जुन अचानक भौहें चढ़ाकर वीर के सिर पर धीरे से थपथपाते हुए सख्ती से बोले, कोई भी युद्धपोत बेकार नहीं होता, केवल बेकार पशु प्रशिक्षक होते हैं। क्या तुम खुद को बेकार पशु प्रशिक्षक समझते हो? बिल्कुल नहीं, वीर ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। बहुत बढ़िया, धारदार तलवार घिसने से ही बनती है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम मुझे निराश नहीं करोगे। प्रधानाचार्य अर्जुन ने फिर मुस्कुराते हुए उनका हौसला बढ़ाया। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद प्रधानाचार्य जी, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। वीर ने आदर पूर्वक झुककर उन्हें धन्यवाद दिया। प्रिंसिपल अर्जुन मुस्कुराए और अपनी जैकेट की जेब से एक बिजनेस कार्ड निकालकर सीधे वीर को देते हुए मुस्कुराते हुए बोले, भविष्य में अगर आपको कोई कठिनाई हो तो आप सीधे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या यह कार्ड लेकर मेरे कार्यालय में मुझसे मिलने आ सकते हैं। वीर ने तुरंत दोनों हाथों से धातु का बिजनेस कार्ड लिया और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद प्रधानाचार्य जी, लेकिन आप मेरे प्रति इतने दयालु क्यों हैं? प्रिंसिपल अर्जुन ने वीर के सवाल का जवाब नहीं दिया। ये वाकई अजीब है। हालांकि आज पहली बार मैं प्रिंसिपल अर्जुन से मिल रहा हूँ, फिर भी मुझे हमेशा एक जानी पहचानी सी अनुभूति क्यों होती है। वीर ने साशिमी की एक प्लेट उठाई और स्तब्ध होकर अपनी सीट पर लौट आया। क्या अभी अभी आपसे बात करने वाले प्रिंसिपल अर्जुन थे? रोहन ने स्वाभाविक रूप से जो कुछ हुआ था उसे देख लिया था और कुछ उलझन के साथ पूछा। हम, वीर ने कुछ अनमने ढंग से सिर हिलाया। वह आपको बहुत अच्छे से जानता हुआ लग रहा था। क्या आप उसे पहले से जानते थे? रोहन ने पूछना जारी रखा। नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि अगर भविष्य में कोई परेशानी हो तो उनसे संपर्क कर लेना। वीर को आखिरकार होश आया और उसने धातु का बिजनेस कार्ड निकाला। क्या? और तुम कहते हो कि तुम उन्हें नहीं जानते? मैंने सुना है कि प्रिंसिपल अर्जुन आसानी से बिजनेस कार्ड नहीं देते। हमारी अकादमी के ज्यादातर शिक्षकों के पास तो उनका कार्ड भी नहीं है। तुमने ये कैसे किया? रोहन और भी हैरान था। मुझे भी नहीं पता, शायद मैं ही कुछ ज्यादा ही असाधारण हूँ। वीर ने हजार कारण सोचे, लेकिन फिर भी उसे यही सबसे ज्यादा तर्कसंगत लगा। रोहन और काव्या वहीं पर अवाक रह गए। इससे पहले वे स्टील के जंगल में भूख से पीड़ित थे, इसलिए उन तीनों ने 1 घंटे से अधिक समय तक खाना खाया और जब उनका पेट लगभग भर गया तभी उन्होंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी। प्रिंसिपल अर्जुन को नमस्कार करने के बाद वे तीनों लिफ्ट में सवार होकर तीसरी मंजिल पर स्थित रेस्तरां से निकल गए। जब तीनों रेस्तरां से बाहर निकले तब जाकर प्रधानाचार्य अर्जुन धीरे धीरे उठे और मन ही मन बुदबुदाए, लगता है मेरे पिता ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। ये दोनों वाकई पशु प्रशिक्षक बनने के लिए अच्छे बच्चे हैं और उनमें से एक तो तात्विक आत्मा भी है, लेकिन इन्हें कक्षा डी में क्यों रखा गया? लगता है अब उस लड़के देवेंद्र से बात करने का समय आ गया है। कक्षा निदेशक के तौर पर वह अपना काम कैसे कर रहा है? एक प्रतिभाशाली बच्चे को कक्षा डी में क्यों भेज रहा है? ये तो सरासर शर्मनाक है। प्रधानाचार्य अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर वह तेजी से रेस्तरां से बाहर निकल गए। रेस्तरां से निकलने के बाद वीर और अन्य लोग अपने की कार्ड पर लिखे पतों के अनुसार अपने छात्रावासों की तलाश करने लगे। भवन ए 121, यही वह जगह होनी चाहिए। अपने रूम कार्ड पर दी गई जानकारी के आधार पर वीर ने तुरंत अपने छात्रावास का पता लगा लिया। इंपीरियल बीस्ट अकादमी वास्तव में एक प्रमुख हाई स्कूल था। छात्रावास का वातावरण प्रथम श्रेणी का था, जिसमें स्वच्छता की स्थिति और हार्डवेयर उपकरण दोनों ही अत्यंत परिपूर्ण थे। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अंदर जाने वाला था, उसे अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। ये कौन सा गंफार है? ये सूटकेस तो असल में बोरी जैसा है। अरे वाह, क्या ये लड़का अपनी माँ का लाडला है? ये तो अपने परिवार की तस्वीर भी अपने साथ रखता है। हाँ, ये बच्चा तो एक पाउच भी ले आया। पता नहीं किसने दिया होगा, लेकिन ये तो बहुत ही भद्दा है। वीर ने भौहें चढ़ाकर अचानक पूरी ताकत से छात्रावास का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। इस समय डिजाइनर कपड़ों में सजे 2 आदमी उसके सामान की तलाशी ले रहे थे। उसके कपड़े और दैनिक उपयोग की वस्तुएं अस्त व्यस्त पड़ी थीं और उनमें से एक आदमी के हाथ में उसके परिवार की एकमात्र तस्वीर थी। तेज आवाज सुनकर दोनों ने अपनी निगाहें दरवाजे की ओर घुमा ली। उनके चेहरे तिरस्कार से भरे हुए थे। माफी का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। इसे नीचे रखो। वीर गुस्से से कांप रहा था, खुद को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। तुम वीर ही होगे, है ना? क्या तुम कक्षा डी के निकम्मे छात्र नहीं हो? इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो? उनमें से एक आदमी सीधा खड़ा हो गया और ठंडे स्वर में बोला, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अपने हाथ में रखी तस्वीर नीचे रख दो। वीर की निगाहें धीरे धीरे बर्फीली हो गईं। इस जीवन में ऐसी बहुत कम चीजें थीं जिनकी उसे परवाह थी, और काव्या द्वारा दिया गया पाउच और उसके परिवार का चित्र उनमें से कुछ थे।
इन दोनों ने न केवल उसकी अनुपस्थिति में उसके सामान की तलाशी ली, बल्कि उसकी पीठ पीछे उसे इतनी बुरी तरह से अपमानित भी किया। जो आदमी खड़ा हुआ उसने भौहें चढ़ा ली। उसका इरादा न सिर्फ तस्वीर नीचे रखने का था, बल्कि उसने पैकेट को जमीन पर फेंक दिया और ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं कक्षा ए का जीनियस हूँ। तुम कक्षा डी के निकम्मे, अपनी औकात जान लो। मैं इस छात्रावास का मालिक हूँ। बोलने के बाद उसने धीरे से अपना पैर उठाया, मानो अपनी धूल भरे जूते से सीधे पारिवारिक चित्र पर कदम रखने की तैयारी कर रहा हो। इस समय वीर के मन में बार बार उसका सुखद बचपन लौट रहा था और उसके माता पिता की गर्मजोशी भरी मुस्कानें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उसकी पुतलियां अचानक फैल गईं, उसकी हृदय गति दोगुनी से अधिक हो गई और उसने स्पष्ट रूप से अपने रक्त प्रवाह को तेज होते हुए महसूस किया। इतना ही नहीं, उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो लाखों चींटियां उसकी नसों में पागलों की तरह काट रही हों और तीव्र दर्द के कारण वह लगभग बेहोश हो गया था। लेकिन नीचे गिरते हुए पैर को देखते हुए वीर ने होश बनाए रखने की पूरी कोशिश की। आखिरकार असहनीय दर्द अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और जैसे कोई बांध टूट गया हो, उसके शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली बिजली सी फूट पड़ी। डिंग! पता चला है कि होस्ट एक चरम अवस्था में है, स्वचालित रूप से ब्लड लाइन बीस्ट अवेकनिंग को सक्रिय कर रहा है। इस क्षण वीर के मन में लंबे समय से खोई हुई इलेक्ट्रॉनिक सूचना एक बार फिर गूंज उठी और उसने तुरंत महसूस किया कि उसकी रक्त रेखा में अब केवल रक्त ही नहीं, बल्कि वज्र की शक्ति प्रवाहित हो रही है। वीर हिल गया। उसकी आकृति पल भर में गायब हो गई। जहां वह अभी था, वहां केवल हल्की हल्की बिजली की चिंगारियां दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अचानक उस आदमी के सामने प्रकट हो गया हो। उसने बिजली की ताकत से भरी अपनी मुट्ठी पूरी ताकत से चलाई। हवा में धमाकों की एक श्रृंखला गूंज उठी। प्रतिद्वंदी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही, जैसे ही वह रोकने के लिए अपनी मुट्ठी उठाना चाहता, वीर की मुट्ठी उसके सीने पर जा लगी। टकराना! वीर की मुट्ठी सीधे प्रतिद्वंद्वी की छाती पर पड़ी। इस जोरदार प्रहार से वह व्यक्ति मानो किसी तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गया हो, हवा में उछलकर दूर जा गिरा और सीधे अपने पीछे रखी अलमारी से जा टकराया। ध्यान रहे, यह अलमारी धातु की बनी थी, एक धातु का ढांचा जो पूरे बिस्तर से जुड़ा हुआ था। फिर भी टक्कर के कारण यह जबरदस्ती क्षतिग्रस्त हो गई और विकृत होकर अंदर की ओर धंस गई। वह आदमी कराहने का मौका मिलने से पहले ही बेहोश हो गया और उसकी छाती का एक हिस्सा स्पष्ट रूप से अंदर धंस गया था। धिक्कार है! मेरे भाई को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। पास ही खड़ा एक व्यक्ति अपने चेहरे के भावों को कठोर कर लिया और तुरंत अपने युद्ध पशु, एक पत्थर तत्व वाले बैल आत्मा को बुलाया। जैसे ही बैल की आत्मा को बुलाया गया, उसने तुरंत छात्रावास के कमरे का 1/3 हिस्सा घेर लिया और खून से लाल आंखों से वीर को घूरने लगी। मुंह! बिना किसी हिचकिचाहट के बैल की आत्मा वीर पर सीधा झपटी। अगर कोई उन नुकीले सींगों से टकराता तो संभवतः उसे 6 महीने अस्पताल में बिताने पड़ते या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। बहुत धीमा, वीर ने तुरंत अपने युद्ध पशु को मुक्त कर दिया, जिसे उसने तुरंत अपनी बांह के सहारे आगे फेंक दिया। नाग आत्मा ने तुरंत उस आदमी को अपनी चपेट में ले लिया और वीर ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक और दानव आत्मा का कार्ड फेंक दिया। कांटेदार हेजहॉग, कांटेदार कवच, वीर ने ठंडे स्वर में कहा। अचानक ही नाग आत्मा के शरीर से अनगिनत नुकीले कांटे निकल आए। हालांकि वीर का इरादा उसे मारने का नहीं था, बल्कि उसने उन कांटों को उस व्यक्ति से कुछ दूरी पर रखते हुए एक नुकीला पिंजरा बना लिया। मैं गलत था, मुझे मत मारो। वह आदमी तुरंत डर गया और घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगने लगा। बैल की आत्मा को तुरंत वापस बुला लिया गया। चूंकि अब उसका जीवन दांव पर लगा था, इसलिए उसमें विरोध करने का साहस नहीं बचा था। बोलो, तुम्हें मुझे निशाना बनाने के लिए किसने कहा? वीर धीरे से नीचे झुका, जमीन पर पड़ी तस्वीर उठाई और उसे सावधानी से रख दिया। वह इन दोनों से पहले कभी नहीं मिला था और उसे विश्वास नहीं था कि वे किसी के इशारे के बिना ऐसा करेंगे। नहीं, कोई नहीं, वह आदमी हकलाते हुए बोला। वीर ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, बस स्पाइक केस को थोड़ा कस दिया जिससे नुकीले कांटे उस आदमी की त्वचा को छू सके। आह! तेज दर्द से वह आदमी चीख उठा और फिर झट से अपनी बात बदलते हुए बोला, वह तो हमारा रूममेट है। उसी ने तुम्हारा सामान अंदर लाने में मदद की थी और जब वह लाया था तो सामान पहले से ही खुला हुआ था। उसने यह भी कहा कि तुम क्लास डी के निकम्मे हो और तुम्हें हॉस्टल ब्लॉक ए में सिर्फ चोरी छिपे घुसकर जगह मिली है। छात्रावासों का आवंटन कक्षा के आधार पर किया जाता था। सामान्यतः छात्रावास के ब्लॉक ए में कक्षा ए के छात्र रहते थे, ब्लॉक बी में कक्षा बी के छात्र रहते थे और इसी प्रकार आगे भी।
पहली मंजिल पर आमतौर पर प्रथम वर्ष के छात्र रहते थे, दूसरी मंजिल पर द्वितीय वर्ष के वरिष्ठ छात्र रहते थे और तीसरी मंजिल पर स्वाभाविक रूप से तृतीय वर्ष के वरिष्ठ छात्र रहते थे। क्या उसका नाम देव है? वीर ने दांत पीसते हुए हर शब्द को स्पष्ट रूप से बोला। हाँ, बिल्कुल सही, यही नाम है, उस आदमी ने चिल्लाकर कहा। इससे ठीक पहले दो लोग धीरे धीरे छात्रावास ब्लॉक ए के प्रवेश द्वार में दाखिल हुए। देवेंद्र और देव। बड़े चाचा जी, कृपया थोड़ा जल्दी चलिए, हम शो मिस नहीं कर सकते, देव ने उत्साह से कहा। अरे बदमाश, मुझे क्लास डी के एक घटिया बच्चे से निपटने के लिए बीच में बुलाना सचमुच अपमानजनक है, देवेंद्र ने हल्के स्वर में कहा। उसका चेहरा उतर गया। वो आदमी बेहद दुष्ट है, उसका आकलन सामान्य बुद्धि से नहीं किया जा सकता, लेकिन चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मुझे यकीन है कि मेरे 2 क्लास रूममेट्स ने उसे पहले ही हरा दिया होगा, देव ने उत्साह से कहा। क्या उसी ने स्टील के जंगल में तुम्हारे सारे दानव आत्मा कार्ड चुरा लिए थे? देवेंद्र ने पूछा। हाँ बिल्कुल, उसी बच्चे ने किया था। चाचा जी, आपको मुझे न्याय दिलाने में मदद करनी होगी, देव ने शिकायत भरे चेहरे से कहा। ठीक है, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? देवेंद्र ने कुछ देर सोचने के बाद सहमति जताई। बाद में लड़ाई को बहाना बनाकर उस लड़के को सीधे इंपीरियल बीस्ट अकादमी से निकाल देना। देखते हैं कि क्या वो तब भी मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करता है, देव ने ताना मारा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वह तो बस एक अनाथ है जिसके पास कोई शक्ति या प्रभाव नहीं है और उसका युद्ध पशु किसी काम का नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी उसके लिए आवाज नहीं उठाएगा, देवेंद्र ने सिर हिलाते हुए गहरी आवाज में कहा। टकराना? अचानक गलियारे से एक तेज आवाज आई जो लगातार गूंजती रही। हाँ, मेरे दोनों रूममेट्स ने उस बच्चे की खूब पिटाई कर दी होगी, वे उस पर कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहे हैं, है ना? देव की आंखें चमक उठी और उसने उत्साह से कहा। तुरंत ही देव ने 2 कदमों में 3 कदम बढ़ाए और तेजी से छात्रावास संख्या 121 के दरवाजे पर पहुंच गया, जहां उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे अविश्वास से भर दिया। उसने अपने 2 रूममेट्स को देखा, उनमें से एक को पीट पीट कर धातु की अलमारी में धकेल दिया गया था, जो स्पष्ट रूप से बेहोश था। दूसरा व्यक्ति उस परिचित नाग आत्मा के चंगुल में फंस गया था और उस भयानक नुकीली जेल के अंदर भय से कांप रहा था। इसी बीच वीर पूरी तरह से सुरक्षित अपनी जगह पर खड़ा था। उसके शरीर के चारों ओर बिजली लिपट रही थी, जिससे कभी कभी चटकने जैसी आवाज आ रही थी। ये क्या हो रहा है? देव तुरंत स्तब्ध रह गया। अपने सामने घट रही हर चीज को देखकर वह हैरान रह गया। क्या इस समय वीर को घुटनों के बल गिरकर दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए थी? ये तो उसकी सोच से बिल्कुल अलग क्यों है? उसके रूममेट दोनों ही कक्षा ए के प्रतिभाशाली छात्र थे और उन सभी के पास उन्नत युद्ध राक्षस थे। कक्षा डी के निकम्मे बच्चों द्वारा उन्हें कैसे बुरी तरह पीटा जा रहा था, जबकि वे पलटवार करने में बिल्कुल असमर्थ प्रतीत हो रहे थे। ये वही है। कीलों के पिंजरे में फंसा हुआ आदमी दरवाजे पर अचंभित देव को देखकर मानो किसी दुश्मन को देखकर दहाड़ उठा। वीर ने झट से अपना सिर घुमाया, देखा कि देव दरवाजे पर हैरान परेशान चेहरे के साथ खड़ा है और दहाड़ते हुए बोला, वाह, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। सोचो, तुम खुद मेरे दरवाजे पर आ गए। वाइटी, उसे मेरे लिए पकड़ लो। पल भर में वाइटी बिजली की एक लकीर में बदल गया। तेजी से अचानक से अनियोजित रूप से पकड़े गए देव को घेर लिया और उसके पूरे शरीर पर नुकीले कांटे छोड़ दिए। सामान्यतः धीमी गति से चलने वाले देवेंद्र ने भी बिजली की एक चमक देखी और फिर देव को फंसा हुआ पाया, इसलिए उसने तुरंत छात्रावास संख्या 121 के दरवाजे की ओर अपनी गति तेज कर दी। उसने छात्रावास 121 के अंदर हो रही हर चीज देखी और काफी देर तक स्तब्ध भी रहा। उसे होश तब आया जब उसने देव की चीखें सुनी। कितनी गुस्ताखी की है, मेरे सामने ही हिंसा कर रहे हो, इसे तुरंत रिहा करो, देवेंद्र क्रोध से दहाड़ा। अगर मैं ऐसा न करूं तो? वीर ने देव को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। वह कभी मुसीबत मोल लेने वाला नहीं था, लेकिन वह उससे डरने वाला भी नहीं था। इस बार देव ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी, यहाँ तक कि अगर स्वर्ग का राजा भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेड डायरेक्टर के रूप में मैं आपको आदेश देता हूँ कि इसे तुरंत रिहा करें, अन्यथा आपको परिणाम भुगतने होंगे। देवेंद्र को उम्मीद नहीं थी कि उनके शब्द बेअसर होंगे, ऐसा पहली बार हुआ था, इसलिए उन्होंने अपनी आवाज ऊंची कर दी। क्या तुम मुझे आसानी से डरने वाला समझते हो? वीर ने देव को न केवल छोड़ा नहीं बल्कि गुस्से में अपनी हथेलियों को आपस में पटक दिया। स्पाइक केज एक बार फिर सिकुड़ गया। उसके नुकीले कांटे देव की त्वचा में आधा सेंटीमीटर तक धंस गए, जबकि एक हल्की बिजली की धारा ने देव को असहनीय पीड़ा पहुंचाई। आह, चाचा जी, मुझे बचाओ। देव असहनीय दर्द से कराह रहा था, लेकिन नुकीले कांटों से घिरा होने के कारण वह हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था और केवल मदद के लिए चिल्ला सकता था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। देवेंद्र सचमुच गुस्से से आग बबूला हो गया। मूल रूप से
एक ग्रेड निदेशक के रूप में किसी छात्र से लड़ना वास्तव में मानहानि का कारण होता, लेकिन अब उसे इसकी परवाह नहीं थी और उसने सीधे अपने राक्षस आत्मा संहिता को बुलाया। लालची ज्वाला भेड़िया, मेरे लिए इस बदमाश को पकड़ो। एक गहरे लाल रंग के लालची ज्वाला भेड़िए को सीधे बुलाया गया और जैसे ही वह प्रकट हुआ वह वीर की ओर दौड़ पड़ा। वीर के मन में उसी समय विरोधी के युद्ध पशु के बारे में जानकारी प्रकट हुई। लालची ज्वाला भेड़िया, अग्नि, परिपक्व अवस्था, रैंक 4, ग्रेड 5, ज्वाला गर्जना, ज्वाला प्रहार, रक्त रंग उन्माद, ज्वाला तूफान। एक क्रिम्सन फ्लेम डेमन वुल्फ, एक अपेक्षाकृत व्यापक अग्नि प्रकार का आक्रमणकारी युद्ध पशु। इसकी कमजोरी इसका पेट है। लपटों से घिरा लालची ज्वाला भेड़िया सीधे वीर पर झपटा। उसने किसी भी युद्ध कौशल का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपने लोहे जैसे कठोर सिर से वीर के पेट में जोरदार प्रहार किया। कितनी तेज! वीर ने हैरानी जताए बिना नहीं रह सका। हालांकि लालची ज्वाला भेड़िया गति प्रकार का युद्ध पशु नहीं था, फिर भी यह एक परिपक्व अवस्था का युद्ध पशु था और इसकी गति वीर की क्षमता से कहीं अधिक थी। नहीं, मैं इसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकता। वीर ने मन ही मन फैसला किया। वीर ने पूरी ताकत के साथ पीछे की ओर झुकते हुए अपने दाहिने मुक्के को जोरदार प्रहार से लपेटा और लालची ज्वाला भेड़िए के पेट में एक घूंसा मारा। वो लालची ज्वाला भेड़िया का वार चूक गया और इसके बजाय वीर ने उसके पेट पर वार किया, जिससे वह दर्द से कराह उठा। हालांकि यह सिर्फ एक संक्षिप्त चीख थी। एक क्षण बाद यह वापस मुड़ गया, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए, और अपने सामने मौजूद दुश्मन को भयंकर रूप से घूरने लगा। हालांकि वीर का मुक्का लगा था, लेकिन लालची ज्वाला भेड़िए के शरीर पर लगी भयानक लपटों से उसका हाथ जल गया था और तुरंत ही एक बड़ा छाला बन गया था। धिक्कार है! क्या यह एक परिपक्व अवस्था के युद्ध राक्षस की ताकत है? सचमुच भयानक। वीर ने विस्मय से सोचा। पास ही में देवेंद्र और भी ज्यादा हैरान था और खुद को रोक नहीं पाया और बोला, ये तो ब्लड लाइन बीस्ट अवेकनिंग है। ये कैसे संभव है? क्या ये कोई युद्ध जानवर नहीं है? नहीं, चूंकि हम पहले ही दुश्मन बन चुके हैं। अगर इस बदमाश को बड़ा होने दिया गया तो यह भविष्य में खतरा बन सकता है। लालची ज्वाला भेड़िया, ज्वाला गर्जना का प्रयोग करो। देवेंद्र ने चुपके से अपने युद्ध पशु से संपर्क किया। एक बार जब युद्ध पशु और पशु प्रशिक्षक के बीच एक निश्चित स्तर की मौन समझ विकसित हो जाती है तो वे टेलीपैथिक रूप से संवाद कर सकते हैं। मौखिक संचार के बिना भी सीधे आदेश जारी किए जा सकते हैं। अगर उसके लालची ज्वाला भेड़िए ने गलती से वीर को गंभीर चोट पहुंचा दी तो वह यह कहकर दोष दूसरों पर डाल सकता था कि युद्ध का जानवर बेकाबू हो गया था। अकादमी निश्चित रूप से एक ऐसे छात्र के लिए स्कूल के नेता को दंडित नहीं करेगी जिसका कोई पूर्व अनुभव न हो। ज्यादा से ज्यादा उसे बाद में कुछ पैसे चुकाने पड़ेंगे। गर्जन! तुरंत ही लालची ज्वाला भेड़िए के मुंह से आग का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ा, जो सीधे वीर के स्थान की ओर लक्षित था। छोटा सफेद सांप अब अपने स्वामी के आदेशों का पालन नहीं कर सका। उसने देव पर से अपना बंधन तोड़ दिया और वीर की ओर दौड़ पड़ा। उसके सामने आकर खड़ा हो गया और वीर को अंदर सुरक्षित रखने के लिए नुकीले पिंजरे का इस्तेमाल किया। हालांकि ठीक उसी नाजुक क्षण में एक विशालकाय आकृति खिड़की तोड़कर अंदर घुस आई, वीर के सिर के ऊपर से छलांग लगाई और सीधे उसके सामने खड़ी हो गई। गर्जन! एक भयंकर शेर की दहाड़ सुनने के बाद मानो पूरी दुनिया शांत हो गई। वीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसके सामने सुनहरी लपटों से ढका हुआ एक शेर दिखाई दिया। शक्ति प्रदर्शन का क्या ही उदाहरण है। एक सम्मानित निर्देशक देवेंद्र ने एक नौसिखिए पर इतनी बेरहमी से हमला किया। उस व्यक्ति के दिखाई देने से पहले ही उसकी आवाज सुनाई दी और फिर एक परिचित आकृति धीरे धीरे खिड़की से अंदर कूद गई। प्रिंसिपल अर्जुन! वीर ने नए आए व्यक्ति को देखते ही पहचान लिया। ये वास्तव में प्रधानाचार्य अर्जुन ही थे, जिनसे उनकी मुलाकात अभी अभी कैंटीन में हुई थी। इस समय उनके हाथ में एक लंबी धधकती हुई तलवार थी, जिससे भयानक रूप से उच्च तापमान निकल रहा था। उनके प्रकट होते ही वहां मौजूद सभी लोगों को अवर्णनीय भीषण गर्मी का एहसास हुआ, मानो उन्हें धधकती आग में भुना जा रहा हो। प्रिंसिपल अर्जुन एक हाथ में तलवार लिए वहीं खड़े रहे, लेकिन वे एक सक्रिय ज्वालामुखी की तरह थे जो किसी भी क्षण फट सकता था, जिससे किसी के भी दिल में डर से धड़कन तेज हो जाती थी। विशेष रूप से उसके हाथ में मौजूद ज्वाला प्रज्वलित तलवार लगभग 2 मीटर लंबी थी। उसका पूरा शरीर गहरे लाल रंग का था, मानो उसे अभी अभी भट्टी से निकाला गया हो, और उससे भयावह रूप से तीव्र गर्मी निकल रही थी। प्रिंसिपल अर्जुन, आप यहाँ क्यों आए हैं? देवेंद्र ने भयभीत चेहरे के साथ कहा।
उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि हमेशा व्यस्त रहने वाले प्रिंसिपल अर्जुन वास्तव में एक नए छात्र के छात्रावास में आएंगे और वे बहुत गुस्से में लग रहे थे। अकादमी में लगभग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वह डरता हो, लेकिन निदेशक चित्तरंजन उनमें से एक थे। वह उनसे एक पूर्ण मेजर रैंक ऊपर थे, क्योंकि वह पहले ही 5वें स्तर के युद्ध आत्मा राजा क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। इस बात से भ्रमित न हो कि रैंक 4 और रैंक 5 में केवल एक स्तर का अंतर है। उनके बीच का अंतर एक प्राकृतिक खाई के समान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रैंक 5 प्राप्त करने के बाद एक बीस टेमर को स्पिरिट वेपन बेस्टोवल प्राप्त होता है और वे अपना स्वयं का स्पिरिट वेपन धारण कर लेते हैं। उनकी युद्ध शक्ति अब केवल युद्ध पशु पर निर्भर नहीं रहती, क्योंकि वे एक ऐसे युद्ध स्पिरिट किंग बन जाते हैं जो अपने दम पर खड़ा हो सकता है। मैं यहाँ क्यों हूँ, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, प्रिंसिपल अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए ठंडे स्वर में कहा। मैंने सुना था कि छात्रावास में झगड़ा हुआ है, इसलिए मैं मामला सुलझाने आया हूँ, देवेंद्र ने रुक रुक कर कहा। अरे, मुझे पता ही नहीं था कि आप में दूरदर्शिता की क्षमता है। मुझे समझ आ गया कि मामले को निपटाना झूठ है और यहाँ व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने आना ही सच्चाई है। प्रिंसिपल अर्जुन का स्वर अचानक तीखा हो गया और उनके शरीर पर व्याप्त आभा और भी उग्र हो गई। अगर वह देवेंद्र के कार्यालय में उससे मिलने न गया होता, जिसका मूल उद्देश्य काव्य की मौलिक आत्मा की समस्या के बारे में उससे अच्छी तरह से बात करना था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह छात्रावास भवन ने में किसी मामले को निपटाने आए हैं, तो वे सीधे उनके पीछे पीछे चले गए। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि पहुंचते ही उन्हें खिड़की से यह भयावह दृश्य देखने को मिलेगा। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। देवेंद्र इतना डरा हुआ था कि उसके पसीने छूटने लगे और उसने विनम्रता से कहा, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी? मैंने अभी देखा कि तुम एक नौसिखिए पर हमला करते समय कितने साहसी थे। एक प्रतिष्ठित 4थे स्तर के युद्ध आत्मा गुरु ने प्रथम श्रेणी के पशु प्रशिक्षक के विरुद्ध युद्ध आत्मा कौशल का प्रयोग किया। शक्ति का क्या ही प्रदर्शन है, प्रधानाचार्य अर्जुन ने ठंडी निगाहों से कहा। मैं देवेंद्र इतना डरा हुआ था कि वह हकलाते हुए बोल ही नहीं पा रहा था। चूंकि तुमने वीर पर बैटल स्पिरिट स्किल का इस्तेमाल किया है, तो मैं भी तुम पर स्पिरिट वेपन स्किल का इस्तेमाल करूंगा। इससे हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। प्रिंसिपल अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को देखा और व्यंग्य किया। स्वर्गीय अग्नि ज्वालावार। देवेंद्र को मना करने का मौका दिए बिना प्रधानाध्यापक अर्जुन ने अपनी धधकती लंबी तलवार को ऊपर उठाया और फिर उस लालची ज्वाला भेड़िए की ओर उग्रता से वार किया। ये एक सरल सीधी सादी काटने की गति लग रही थी और गति भी विशेष रूप से तेज नहीं लग रही थी, लेकिन इससे ऐसा महसूस हो रहा था कि इससे बचना असंभव है। एक ही वार में पूरे कमरे का तापमान अचानक 10 डिग्री से अधिक बढ़ गया। एक चमकती हुई तलवार ने सीधे लालची ज्वाला भेड़िए के केंद्र में वार किया और उसे ऐसे 2 टुकड़ों में काट दिया जैसे टोफू को काटा जा रहा हो। उस लालची ज्वाला भेड़िए को कराहने का भी मौका नहीं मिला। इससे पहले ही वह लाल प्रकाश की लकीरों में बदल गया और देवेंद्र के बगल में स्थित दानव आत्मा संहिता में वापस लौट गया। पफ, पशु प्रशिक्षक और युद्ध पशु एक ही इकाई हैं। स्पष्टतः देवेंद्र भी बुरी तरह घायल हो गया था और उसने अचानक गाढ़ा खून थूक दिया। तुम? देवेंद्र ने प्रिंसिपल अर्जुन को गुस्से से घूरा, लेकिन काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोल सका। क्या तुम मुझसे लड़ना जारी रखने की योजना बना रहे हो? प्रिंसिपल अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा और अपने हाथ में मौजूद आध्यात्मिक हथियार को हल्के से सहलाया। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा, देवेंद्र ने सिर झुकाते हुए हकलाते हुए कहा। अच्छा हुआ कि तुमने हिम्मत नहीं की। मुझे लगा था कि तुम मुझसे फिर से मुकाबला करना चाहते हो। कितना अफसोस। तभी प्रधान अर्जुन ने अपने हाथ में मौजूद आध्यात्मिक हथियार को वापस खींच लिया, जो एक हल्की रोशनी में बदल गया और क्षण भंगुरता में विलीन हो गया। वीर किनारे से यह सब देखता रहा, पूरी तरह से अचंभित। उसने पहली बार इतने शक्तिशाली जीव को देखा था। एक ही वार की ताकत से एक परिपक्व अवस्था में मौजूद युद्ध राक्षस को 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। यह भयावह था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि प्रिंसिपल अर्जुन ने जानबूझकर संयम बरता था। ये कल्पना करना मुश्किल था कि अगर उन्होंने पूरी ताकत लगा दी होती तो शायद वे पूरे छात्रावास भवन को ही 2 हिस्सों में बांट देते। तो ये है एक युद्ध आत्मा राजा की ताकत, सचमुच शक्तिशाली। मैं कब इतना शक्तिशाली बन पाऊंगा कि इस तरह अपना बचाव कर सकूं? वीर ने मन ही मन आह भरी। हालांकि वीर ने इस समय इसे जाहिर नहीं किया, लेकिन उसका दिल छात्रावास के अंदर की गर्मी की तरह जल रहा था। उसे और मजबूत बनना था, इतना मजबूत कि कोई उसे कभी धमका न सके। प्रधानाचार्य अर्जुन, अगर और कोई बात नहीं है तो मैं अब चलता हूँ, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, देवेंद्र ने कमजोर आवाज में कहा और अपनी आस्तीन से अपने होठों से खून पोंछा। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे अभी आपसे कुछ सवाल पूछने हैं।
मेरे साथ आइए। बोलने के बाद प्रिंसिपल अर्जुन अकेले ही दरवाजे की ओर चले गए और गलियारे के अंत की ओर बढ़ गए। जैसे ही वह बाहर निकला उसने देखा कि कोलाहल के कारण कई छात्र अपने छात्रावास के कमरों से बाहर भाग आए थे और यह देखने के लिए झांक रहे थे कि छात्रावास संख्या 121 में क्या हो रहा है। क्या देख रहे हो? अंदर जाओ। आज जो हुआ उसके बारे में अफवाहें मत फैलाओ। नियम तोड़ने वालों पर विद्यालय के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रधानाचार्य अर्जुन ने गुस्से से भौहें चढ़ाते हुए कहा। उनकी आवाज गरजती हुई बिजली की तरह तेज थी। बैंग बैंग बैंग। तुरंत ही सभी छात्रों ने आज्ञाकारी होकर अपने छात्रावास के दरवाजे बंद कर लिए। वे निश्चित रूप से सेमेस्टर की शुरुआत में ही प्रधानाचार्य अर्जुन के निशाने पर नहीं आना चाहते थे। तुम लोग यहाँ खड़े क्यों हो? मेरे पीछे आओ। प्रिंसिपल अर्जुन ने सिर झुकाए खड़े देवेंद्र की ओर ठंडी निगाहों से देखा। जी जी अभी, देवेंद्र ने धीमी आवाज में कहा। वीर, थोड़ी देर यहीं रुको, मुझे तुमसे बाद में कुछ बात करनी है। प्रिंसिपल अर्जुन अचानक मुड़े और वीर से बड़े ही दोस्ताना लहजे में बोले। जैसे ही वो जाने वाले थे उन्होंने पास खड़े देव की तरफ मुड़कर देखा और 4 शब्द कहे। उसे पीट पीट कर मार डालो। वीर ने सिर हिलाकर ओके का इशारा किया। पास ही खड़े देव को कुछ गड़बड़ होने का आभास हो गया था। देवेंद्र और प्रधानाचार्य अर्जुन के जाते ही वह घबराकर भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि वीर की गति उससे कहीं अधिक थी। वह तुरंत उसके सामने प्रकट हुआ और ठंडे स्वर में बोला, भागने की कोशिश कर रहे हो? इतना आसान नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? ये स्कूल है, यहाँ खिलवाड़ मत करो। देव कांपते हुए हकलाया। हे, तो तुम्हें पता है कि ये स्कूल है? वीर ने ताना मारा और देव को खींचकर डॉर्म 121 में ले गया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसने बेरहमी से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। अगर उन्हें ज्यादा अकड़ दिखाओ तो कुत्ता भी खुद को शेर समझने लगता है। अगर मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम कभी नहीं रुकोगे। वीर ने अपनी दाहिनी मुट्ठी को बिजली से लपेट लिया जिससे एक भयानक चटकने की आवाज आई और बिना किसी झिझक के उसने तेजी से एक मुक्का मारा जो सीधे देव के चेहरे पर लगा। टकराना। उस भीषण बल के कारण देव हवा में उड़ गया और सीधे छात्रावास के दरवाजे से टकराया जिससे दरवाजे पर एक स्पष्ट गड्ढा बन गया। बेहोश होने से पहले देव ने मुंह भरकर खून थूका और फिर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। बेकार, मेरी ताकत लगने से पहले ही तुम बेहोश हो गए। वीर ने फर्श पर पड़े देव की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए कहा। फिर उसने अपने बगल में बैठे अचंभित व्यक्ति की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुमने अभी कुछ देखा? डॉर्म 121 का इकलौता होश में बचा सदस्य आखिरकार होश में आया। उसने जमीन पर पड़े 2 लोगों पर एक नजर डाली, सिहर उठा और बार बार अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। वे आपस में लड़ रहे थे और दोनों घायल हो गए। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कम से कम तुम समझदार तो हो, इसलिए मैं तुम्हें पीट कर बेहोश नहीं करूंगा। वीर ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ गहरी आवाज में कहा। वह कभी आदर्श छात्र नहीं रहा था। प्रधानाचार्य अर्जुन कांगमिंग द्वारा सुधारे जाने से पहले वह हमेशा से एक समस्याग्रस्त युवक था। बस इतना था कि समय के साथ उनका स्वभाव नरम पड़ गया था। हालांकि अगर कोई सचमुच इतना अंधा हो कि उन्हें उकसा दे तो उन्हें उसे आधे साल के लिए अस्पताल भेजने में कोई हिचक नहीं थी। इसी बीच लंबे और संकरे गलियारे के अंत में प्रधानाचार्य अर्जुन और निदेशक देवेंद्र बातचीत कर रहे थे। इससे पहले कि वे अपनी बातचीत शुरू कर पाते उन्हें एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। निस्संदेह यह धमाका छात्रावास संख्या 121 से आया था। प्रिंसिपल अर्जुन, मुझे जाकर देखने दीजिए कि क्या हो रहा है, देवेंद्र ने जल्दबाजी में कहा, मन ही मन सबसे बुरे की आशंका जताते हुए। वह पहले इतना चौंक गया था कि देव को पहले जाने देना भूल गया। वीर की ताकत को देखते हुए अपने भतीजे को पीटना एक वयस्क द्वारा बच्चे को पीटने जैसा होगा। वहीं रुक जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे पारिवारिक मामलों पर बात करने आया हूँ? प्रिंसिपल अर्जुन पहाड़ की तरह अडिग खड़े थे। उनकी आवाज दबी हुई गड़गड़ाहट जैसी थी। देवेंद्र तुरंत इतना डर गया कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि प्रधानाचार्य अर्जुन को मुझसे कौन सा महत्वपूर्ण काम है? इस समय उसका दिमाग लगातार इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसने हाल ही में काम से संबंधित कोई गलती की है, लेकिन चाहे वह कितना भी सोच ले उसे कोई बड़ी गलती नहीं दिख रही थी। एक पल के लिए वह पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिंसिपल अर्जुन उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने क्यों आए हैं। प्रधानाचार्य अर्जुन ऐसे मामलों को शायद ही कभी व्यक्तिगत रूप से संभालते थे और उनके द्वारा किसी ग्रेड निदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करना तो और भी कम संभव था। उनके आने और पूछताछ करने के लिए कोई अत्यावश्यक बात होनी चाहिए। इस वर्ष हमारी अकादमी में कितने एलिमेंटल स्पिरिट हैं? प्रधानाचार्य अर्जुन ने पूछा। देवेंद्र ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, कुल 2 मौलिक आत्माएं, एक प्रकाश आत्मा और एक बर्फ आत्मा।
दोनों को कक्षा ए में नियुक्त किया गया है, जो क्रमशः कक्षा पर्यवेक्षक और उप पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत हैं। क्या आप निश्चित हैं? प्रिंसिपल अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर गंभीरता से कहा। मुझे पूरा यकीन है, देवेंद्र ने पुष्टि की। बिल्कुल नहीं। जिस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने अग्नि आत्मा को जागृत किया, उसे कक्षा डी में नियुक्त किया गया। आप ग्रेड डायरेक्टर के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे कर रहे हैं? प्रधानाचार्य अर्जुन अचानक क्रोधित होकर चिल्लाते हुए बोले, ये कैसे संभव है? देवेंद्र की आंखें सदमे से सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपना फोन खोला और कक्षा डी के छात्र सूचना पत्रक की दोबारा जांच की और उसे वाकई में एक मौलिक आत्मा मिली, एक अग्नि आत्मा। काव्या, वही लड़की जो उस लड़के वीरम के साथ एक ही टीम में है? देवेंद्र ने हैरानी से कहा। जी हाँ, वही लड़की है। और सिर्फ वही नहीं, उनकी टीम में रोहन भी है। मुझे नहीं लगता कि आप उसकी पहचान जानना चाहेंगे। प्रिंसिपल अर्जुन ने डायरेक्टर देवेंद्र की ओर सीधे नहीं देखा, बल्कि दूर खड़ी ऊंची इमारतों को निहारते रहे। वर्मा उपनाम। देवेंद्र गहरी सोच में डूब गया। अचानक मानो कुछ याद करके वह बोला, क्या यह राजधानी का हान परिवार हो सकता है? चुप रहो। प्रिंसिपल अर्जुन ने इशारा किया और आगे कहा, तुम एक समझदार आदमी हो। कुछ बातें मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। मैं समझ गया। मैं तुरंत जाकर उन तीनों को कक्षा ए में दाखिला दिलवा देता हूँ। देवेंद्र ने जोर से सिर हिलाया और तुरंत इस मामले को संभालने की तैयारी करने लगा। इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे अच्छे काम से अनजान हूँ। कक्षा डी की वर्तमान क्लास टीचर वही है ना? क्या तुम्हें लगता है कि हमारी अकादमी में उनसे बेहतर कोई शिक्षक है? प्रिंसिपल अर्जुन ने डायरेक्टर देवेंद्र को पकड़कर गंभीर स्वर में कहा। यह सुनकर देवेंद्र की हृदय गति तेज हो गई। उसकी निगाहें इधर उधर घूमने लगीं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब क्या है? क्लास ए के पास जितने भी संसाधन हैं, क्लास डी के पास उससे अधिक होने चाहिए, कम नहीं। क्या आप समझते हैं? प्रिंसिपल अर्जुन ने रुककर आगे कहा। लेकिन हमारी अकादमी के संसाधन सीमित हैं। मुझे लगता है कि देवेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया और वह परेशान दिखने लगा। स्कूल के संसाधन सीमित थे। बिना किसी वैध कारण के कक्षा ए के संसाधनों में कटौती करना असंभव था, क्योंकि इससे निश्चित रूप से हंगामा मच जाता। इससे पहले कि निदेशक देवेंद्र अपनी बात पूरी कर पाते, प्रधानाचार्य अर्जुन ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आप क्या सोचते हैं। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि मैं क्या सोचता हूँ। यह आपकी समस्या है, मेरी नहीं। मैं सिर्फ परिणाम देखता हूँ। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप उन्हें कैसे हासिल करते हैं। क्या आप समझते हैं? मैं समझ गया, देवेंद्र ने उदास चेहरे के साथ जवाब दिया। यह स्पष्ट था कि प्रधानाचार्य अर्जुन चाहते थे कि वह कक्षा डी में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए अपने वेतन का उपयोग करें। सौभाग्य से उन्हें केवल उन 3 छात्रों के लिए ही सब्सिडी प्रदान करनी थी। फिर भी इसके लिए उसे अपने वेतन का लगभग आधा हिस्सा खर्च करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी खासी रकम है। हालांकि वह बेहद दुखी था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि दूसरे पक्ष के पास उस पर दबाव बनाने के लिए कई तरह के हथकंडे थे। सबसे पहले तो एलिमेंटल स्पिरिट के उम्मीदवार को कक्षा डी में नियुक्त करने की मात्र गलती ही उसकी नौकरी जाने के लिए काफी थी। उसके अन्य दुराचारों की तो बात ही छोड़िए, उसके पास मना करने का कोई विकल्प ही नहीं था। बहुत बढ़िया, मैं स्वयं प्रधानाचार्य को तात्विक आत्मा के बारे में समझा दूंगा। क्या आपको कुछ और बताना है? प्रधानाचार्य अर्जुन ने संतुष्टि से सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, नहीं, और कुछ नहीं। देवेंद्र ने जवाब दिया, अगर और कोई चारा नहीं है तो बाहर चले जाओ, या फिर मैं तुम्हें खाना खिलाने बाहर ले जाऊं। प्रधानाचार्य अर्जुन ने जोर से कहा। सच तो यह है कि वह निदेशक देवेंद्र से काफी समय से नाराज थे। अगर देवेंद्र अपने काम के प्रति अपेक्षाकृत समर्पित न होते और उनकी पेशेवर क्षमता ठीक ठाक न होती, तो वह उन्हें बहुत पहले ही निकाल चुके होते। जी हाँ, मैं अभी चलता हूँ, देवेंद्र ने कहा, मानो उसके कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। इतना कहते ही निदेशक देवेंद्र मुड़े और ऐसे भागे जैसे किसी आपदा से भाग रहे हों। प्रधानाचार्य अर्जुन से बात करने में बिताए कुछ मिनटों में ही उनके सूट के नीचे की कमीज पसीने से भीग गई थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि दूसरे पक्ष के पास उस पर दबाव बनाने की शक्ति थी, बल्कि मुख्य रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्सर्जित तीक्ष्ण आभा ही थी, जिसने उसके दिल को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया था। निर्देशक देवेंद्र तुरंत छात्रावास संख्या 121 के दरवाजे पर गए। अंदर जाते ही उन्होंने देव को फर्श पर पड़ा देखा। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी एक बांह उसके बगल में लटकी हुई थी। इस तरह की गंभीर चोट के साथ आधुनिक चिकित्सा के इस युग में भी उन्हें ठीक होने के लिए संभवतः 1 साल या उससे अधिक समय तक अस्पताल में बिस्तर पर रहना पड़ेगा। उसके छोटे भाई ने उससे देव का अच्छे से ख्याल रखने को कहा था।
लेकिन इसके बजाय उसे देव की देखभाल करते करते अस्पताल तक पहुंचना पड़ा। अब वह इसे कैसे समझाता? अहम। जैसे ही देवेंद्र भड़कने ही वाला था, उसने पीछे से प्रिंसिपल अर्जुन के खांसने की आवाज सुनी और तुरंत शांत हो गया। उसने चुपचाप देव को अपनी पीठ पर उठाया और छात्रावास के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा, उसे सीधे अस्पताल ले जाने की तैयारी में। यह देखकर वीर ने अपनी रक्षात्मक मुद्रा कम कर दी और अंततः राहत की सांस ली। तुमने तो बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, जैसा कि उम्मीद थी। बूढ़े आदमी की बात सही निकली। तुम सचमुच एक शरारती बच्चे हो। प्रधानाचार्य अर्जुन जोर जोर से हंसते हुए अंदर आए। बूढ़ा आदमी वीर उलझन में दिख रहा था, लेकिन अचानक जैसे कुछ याद आ गया हो, वह बोला, तुम्हारा उपनाम भी चंद्र है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम दादा आनंद के बेटे हो? हाँ, तुम बच्चे बिल्कुल भी धीमे नहीं हो। तुम्हारी प्रतिक्रिया तो बहुत तेज है। प्रधानाचार्य अर्जुन ने प्रसन्नता से कहा। लेकिन मैंने आपको पहले कभी क्यों नहीं देखा? वीर ने हैरानी से पूछा। वह 3 साल तक अनाथालय में रहा था और उसे याद नहीं था कि उसने कभी इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा हो। उन्हें केवल इतना पता था कि दादा आनंद का एक बेटा है, लेकिन उन्होंने कभी भी स्वेच्छा से इसका जिक्र नहीं किया था। ऐसा लगता था मानो वे अपने बेटे के प्रति काफी नाराजगी रखते हों। मैं पिछले कुछ वर्षों से सेना में था और पिछले 6 महीनों में ही उप प्रधानाचार्य के रूप में मुंबई लौटा हूँ। मैं आधिकारिक कार्यों में व्यस्त था और अभी हाल ही में मुझे समय मिला है, इसलिए मैं कुछ दिनों में वापस जाकर उस बुजुर्ग से मिलने की योजना बना रहा हूँ। प्रधानाचार्य अर्जुन ने बताया। तो बात यह है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वीर को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं इतने सालों से दूर था और मुझे बूढ़े आदमी के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिला। आप और काव्या का शुक्रिया कि आपने उनकी देखभाल की। आपके आने पर मेरे पिताजी ने मुझे फोन करके कहा कि आपका अच्छे से ख्याल रखना। अगर मैंने आपको कोई तकलीफ होने दी तो वो मुझे अपना बेटा ही नहीं मानेंगे, प्रधानाचार्य अर्जुन ने मजाक में कहा। प्रधानाचार्य अर्जुन, कृपया ऐसा मत कहिए। अगर दादा आनंद ने हमें गोद न लिया होता तो शायद आज हम यहाँ न होते। हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वीर शर्माते हुए मुस्कुराया। ठीक है, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी है। इतना कहने के बाद प्रिंसिपल अर्जुन ने बगल में खड़े छात्रावास संख्या 121 के अचंभित छात्रों पर एक अर्थपूर्ण नजर डाली। प्रिंसिपल अर्जुन, आप दोनों बात कर लीजिए, मैं पहले इसे अस्पताल ले जाता हूँ। छात्र तुरंत प्रिंसिपल अर्जुन की बात समझ गया। फर्श पर गिरे अपने रूममेट को उठाया और तेजी से बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। क्लिक। बाहर जाते समय वह व्यक्ति दरवाजा बंद करना नहीं भूला। प्रधानाचार्य अर्जुन, क्या आप मुझसे किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहते हैं? वीर ने कुछ उलझन में पूछा। मुझे हर समय प्रिंसिपल अर्जुन कहकर मत बुलाओ, हम सब एक परिवार हैं। ये बहुत दूरी का लगता है, बस मुझे अंकल अर्जुन कहो। प्रिंसिपल अर्जुन ने तेवर चढ़ा लिए। ठीक है अंकल अर्जुन। वीर ने तुरंत अपनी गलती सुधार ली। असल में ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैंने गलती से आपको अपने ब्लड लाइन बीस्ट अवेकनिंग को सक्रिय करते हुए देख लिया। पता नहीं ये सिर्फ मेरा वहम था या नहीं, लेकिन क्या आप मुझे इसे दोबारा देखने देंगे? प्रिंसिपल अर्जुन ने एक जिज्ञासु बच्चे की तरह व्यवहार किया। उनके चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। वीर ने ज्यादा सोचे बिना तुरंत अपने शरीर के भीतर बिजली की शक्ति को नियंत्रित किया और उसे अपनी दाहिनी भुजा पर एकत्रित कर लिया। चटक चटक। अचानक वीर की पूरी बांह बिजली की एक दृश्यमान परत से घिर गई, जिसे देखना वास्तव में अद्भुत था। ये सचमुच ब्लड लाइन बीस्ट अवेकनिंग है और ये बिजली की शक्ति है। बूढ़े आदमी की किस्मत कितनी अच्छी है कि वह 2 प्रतिभाशाली बच्चों का प्रशिक्षण कर पा रहा है। प्रिंसिपल अर्जुन ने वीर की बांह को पकड़कर उसे कलाकृति की तरह निहारा और प्रशंसा से आह भरी। क्या मैं पूछ सकता हूँ ब्लड लाइन बीस्ट अवेकनिंग क्या है? वीर अभी भी पूरी तरह से असमंजस में था। तथाकथित वंशानुक्रम पशु जागृति एक ऐसी चीज है जिसे केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति की प्राचीन पशु प्रतिभा की शुद्धता अत्यंत उच्च हो। संपूर्ण युद्ध पशु गठबंधन में इसे उत्पत्ति परियोजना के रूप में जाना जाता है। प्रधानाध्यापक अर्जुन अचानक गंभीर हो गए और गहरी आवाज में बोले, ओरिजिन प्रोजेक्ट, ये क्या है? वीर ने और भी अधिक हैरान होकर पूछा। तथाकथित उत्पत्ति परियोजना हमारे युद्ध पशु गठबंधन द्वारा संचालित एक गुप्त योजना है। यह एक भव्य योजना है जिसे विशेष रूप से मानव विकास की बेड़ियों को तोड़ने में सक्षम व्यक्तियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। इस योजना में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक उच्च कोटि का प्रतिभाशाली है, प्रधानाचार्य अर्जुन ने गंभीर भाव से समझाया। लेकिन इस ओरिजिन प्रोजेक्ट का मुझसे क्या लेना देना है? वीर की उलझन बढ़ती जा रही थी। वह अभी सिर्फ एक छात्र था, भला वह वॉर बीस्ट अलायंस की गुप्त योजना में कैसे शामिल हो सकता था? उसे तो यह भी नहीं पता था कि वॉर बीस्ट अलायंस का मुख्यालय कहाँ है।
ओरिजिन प्रोजेक्ट की तो बात ही छोड़िए, उसने तो उन्हें पूरी तरह से चकित कर दिया। हालांकि उन्हें यह आभास जरूर हुआ कि ये कुछ बहुत ही प्रभावशाली चीज थी। बेशक इसका संबंध तुमसे है। ओरिजिन प्रोजेक्ट के प्रतिभागियों को ब्लड लाइन बीस्ट अवेकनिंग हासिल करना आवश्यक है। हालांकि अपने दम पर ब्लड लाइन बीस्ट अवेकनिंग हासिल करने की संभावना बेहद कम है। आमतौर पर ब्लड लाइन बीस्ट अवेकनिंग को सक्रिय करने का मौका पाने के लिए एक विशेष सीरम का उपयोग करना और कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तुम्हें एक चमत्कार समझा जाना चाहिए। प्रिंसिपल अर्जुन ने वीर को ऐसे देखते हुए धीरे धीरे कहा जैसे वह कोई राक्षस हो। मैंने अभी अभी किसी को मेरी इकलौती पारिवारिक तस्वीर को नष्ट करने की कोशिश करते देखा और मैं थोड़ा भावुक हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे ब्लड लाइन बीस्ट अवेकनिंग सक्रिय हो जाएगी। मुझे खुद भी इसके बारे में पूरी तरह से यकीन नहीं है, वीर हकलाते हुए बोला। हालांकि उन्हें प्रिंसिपल अर्जुन पर पूरा भरोसा था, फिर भी वे इस सिद्धांत को समझते थे कि एक निर्दोष व्यक्ति कोई अपराध नहीं करता, बल्कि उसका धन ही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। यदि संभव हो तो वे इस सिस्टम के रहस्य को हमेशा के लिए अपने भीतर छिपाए रखने को तैयार थे। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि तुम्हारी प्राचीन जीव प्रतिभा अत्यंत शुद्ध है। फिर भी तुम्हें जीन लॉक को अनलॉक करने वाला एक शक्तिशाली योद्धा माना जा सकता है। हालांकि तुम अभी केवल प्रथम श्रेणी में हो, लेकिन तुम अपने साथियों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। प्रिंसिपल अर्जुन ने ज्यादा सोचे बिना सिर हिलाया और वीर की बात मान ली। जीन लॉक वो क्या चीज है? वीर ने भौहें चढ़ाकर हैरानी भरे चेहरे से पूछा। इसे ज्यादा जटिल मत समझो, मैं इसे इस तरह समझाता हूँ। महाविनाश युग में क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता कि मनुष्य को छोड़कर सभी जीवित प्राणी विकसित हो रहे हैं? प्रधानाचार्य अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। क्या हमने प्राचीन पशु प्रतिभा को जागृत नहीं किया? वीर ने पलटवार किया। बिल्कुल सही, लेकिन यह तो युद्ध पोत को बुलाना है। यह एक महत्वपूर्ण मानवीय क्षमता है, लेकिन यह स्वयं विकास नहीं है। शोध के बाद लोगों ने पाया कि ऐसा नहीं है कि मनुष्य विकसित नहीं हो सकते, बल्कि मनुष्य विकास की शर्तों को पूरा ही नहीं कर पाए हैं। प्रधानाचार्य अर्जुन ने धीरे धीरे समझाया। विकास के लिए क्या शर्तें हैं? किन शर्तों का पूरा होना जरूरी है? वीर को जिज्ञासा हुई और उसने उलझन में पूछा। अन्य जीव जंतुओं का तीव्र विकास इसलिए होता है क्योंकि वे प्रकृति में रहते हैं और जीवन मृत्यु की चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जीन लॉक को खोलना आसान होता है। बेशक सफलता और असफलता दोनों की संभावना होती है। असफलता मृत्यु की ओर ले जाती है, जबकि सफलता विकास की ओर। प्रधानाचार्य अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। अब जब आपने इसे इस तरह कहा तो मैं समझ गया। क्या आपका मतलब यह है कि क्योंकि मनुष्य एक सुरक्षित समाज में रहते हैं, इसलिए हमें जीवन और मृत्यु का अनुभव करने का अवसर नहीं मिलता और इसलिए हम विकास प्राप्त करने के लिए जीन लॉक को नहीं खोल सकते? वीर को अचानक समझ आया और उसने तुरंत जवाब दिया। बिल्कुल, उत्पत्ति परियोजना का उद्देश्य इसी तथ्य को सत्यापित करना है। हालांकि उन्नत प्राणी होने के नाते मनुष्यों की आनुवंशिक श्रृंखला सामान्य प्राणियों से स्पष्ट रूप से भिन्न है। केवल अत्यंत शुद्ध प्राचीन पशु प्रतिभा वाले ही विकास के विपरीत प्रभावों का सामना कर सकते हैं। अन्यथा यदि कोई साधारण व्यक्ति ऐसा करने का प्रयास करे तो उसे केवल मृत्यु ही प्राप्त होगी। प्रधानाचार्य अर्जुन ने विषय बदलते हुए आगे कहा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मुझे पहले दिल की धड़कन तेज होती और ऐसा लगता जैसे मेरी नसें फटने वाली हों। बस यही बात थी। वीर को उस घटना को याद करते हुए अब भी डर सता रहा था। अगर उनके अंदर मौजूद अटूट आस्था की भावना उन्हें सहारा न देती तो शायद वे वहीं बेहोश हो जाते। प्रधानाचार्य अर्जुन ने ईर्ष्या भरी निगाहों से वीर के कंधे पर ठपठपाते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुम पहले ही सफल हो चुके हो और तुमने अत्यंत शक्तिशाली वज्र तत्व की शक्ति को जागृत कर लिया है। तुम्हारा भविष्य असीमित है। तुम्हारी बात सुनकर क्या इसका मतलब यह है कि हर किसी की ब्लड लाइन बीस्ट अवेकनिंग क्षमता अलग अलग होती है? वीर ने तुम्हारी बात का छिपा हुआ अर्थ समझकर पूछा। यह स्वाभाविक है। युद्ध दैत्य का जो भी गुण आप जागृत करते हैं, वही गुण आपको वंश दैत्य जागृति के रूप में प्राप्त होता है। आपकी नाग आत्मा वज्र तत्व है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपने वज्र तत्व की शक्ति को जागृत किया है। यदि मैं वंश दैत्य जागृति को सफलतापूर्वक जागृत कर लूं, तो मैं अग्नि की शक्ति को नियंत्रित कर सकूंगा। प्रधानाध्यापक अर्जुन ने धैर्यपूर्वक समझाया। तो चाचा अर्जुन, क्या आपने ब्लड लाइन बीस्ट अवेकनिंग प्राप्त कर ली है? वीर ने उत्सुकता से पूछा। छोटे बच्चे,
तुम क्या सोच रहे हो? हालांकि मेरी प्रतिभा बुरी नहीं है, फिर भी मेरे और उन प्रतिभाशाली लोगों के बीच बहुत बड़ा अंतर है जो ओरिजिन प्रोजेक्ट में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और मैं दिन भर जीवन और मृत्यु के बीच जूझना नहीं चाहता। यहाँ उप प्रधानाचार्य बनना काफी अच्छा है। प्रधानाचार्य अर्जुन दिल खोलकर हंसे, वीर के बालों पर हाथ फेरा और जोर से हंसे। हालांकि उसी क्षण छात्रावास संख्या 121 का दरवाजा अचानक जोर से खुल गया। अंदर आने से पहले ही एक जोरदार आवाज सुनाई दी। मेरे भाई को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे लिए डटकर मुकाबला करो। वीर उस व्यक्ति को देखकर अचंभित रह गया जो अचानक अंदर आ गया था। ये रोहन था जो खबर सुनकर तुरंत भाग कर आया था। वह भावुक तो था ही, साथ ही उसके दिल में एक सुखद एहसास भी उमड़ रहा था। दूसरी ओर उसे थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। उसने अजीब से भाव से अपनी आंखें ढक लीं और चुपचाप बोला, रोहन, अगर मैं दूसरों को तंग न करूं तो ही काफी है। भला कोई मुझे तंग कैसे कर सकता है? रोहन भी पूरी तरह से क्षत विक्षत छात्रावास को देखकर अचंभित था, लेकिन जब उसने वीर के बगल में प्रधानाचार्य अर्जुन को खड़े तो वह तुरंत सीधा खड़ा हो गया और चिल्लाया, हेलो प्रधानाचार्य अर्जुन। हा, वीर, तुम्हारा भाई वाकई बहुत अच्छा है। प्रिंसिपल अर्जुन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। मैंने अंकल अर्जुन को हंसा दिया। मेरे रोहन का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। वीर ने अपना सिर खुजाया और मुस्कुराया। क्या आपको छात्रावास बदलने में मेरी मदद चाहिए? वैसे ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपने पहले ही दिन अपने 2 रूममेट्स को अस्पताल भेज दिया। मुझे डर है कि कोई और छात्रावास आपको अपने यहाँ रहने की अनुमति नहीं देगा। प्रधानाचार्य अर्जुन कुछ देर सोचते रहे, थोड़ा असमंजस में दिख रहे थे। अरे वीर, तुमने अपने पहले ही दिन 2 क्लास A के छात्रों को अस्पताल भेज दिया? तुम तो हद से ज्यादा क्रूर हो। रोहन ने हैरानी से कहा। वह जानता था कि उसका भाई सख्त मिजाज का है, लेकिन उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना सख्त होगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह छात्रावास में अकेला था। पता चला कि बाकी सभी को पीट पीट कर अस्पताल भेज दिया गया था। ऐसा खून खराबा करने वाले को देखकर तो हर छात्रावास में रहने वाले डर से कांप उठेंगे। मुझे कैसे पता चलता कि वे इतने नाजुक हैं? मैंने तो जरा सी भी ताकत नहीं लगाई थी। वीर ने धीरे से खुद से बुदबुदाया। तो फिर सीधे मेरे छात्रावास में ही आ जाओ। मैं वैसे भी अकेले बहुत ऊब जाता हूँ, इसलिए मैं अनिच्छा से ही सही तुम्हें अपने साथ रख लूंगा। रोहन ने तुरंत सुझाव दिया। तुम अकेले रहते हो? क्या तुमने अपने रूममेट्स को भी इतना पीटा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा? वीर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। रोहन ने बेबसी से आंखें घुमाई और सपाट स्वर में कहा, क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हारे जितना खूंखार नहीं हूँ। मैं एक छात्र अपार्टमेंट में रहता हूँ, 120 वर्ग मीटर का, लेकिन वहाँ सिर्फ मैं ही रहता हूँ। स्टू, छात्रों का अपार्टमेंट, और वो भी 120 वर्ग मीटर। क्या स्कूल में सच में ऐसी जगह है? वीर पूरी तरह से हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि गरीबी ने उसकी कल्पनाशीलता को सीमित कर दिया हो? बेशक अमीरों की दुनिया अलग थी, यहाँ तक कि स्कूल के आवास भी 120 वर्ग मीटर के छात्र अपार्टमेंट हो सकते थे। क्या हुआ? क्या यह बहुत छोटा है? क्या हमें इसके बजाय एक अलग अपार्टमेंट लेना चाहिए? वीर के हैरान चेहरे को देखकर रोहन ने उसके कान में फुसफुसाया, नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर ये बहुत बड़ा हुआ तो मुझे डर है कि इसमें भूत प्रेत का वास हो जाएगा। वीर ने जल्दी से हाथ हिलाया। ये भी ठीक है, तुम दोनों का साथ रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना अच्छा रहेगा। उद्घाटन समारोह कल है, इसलिए मुझे वापस जाकर तैयारी करनी है। मैं अब जा रहा हूँ। वीर की आवाज समस्या हल हो जाने के बाद प्रधानाचार्य अर्जुन ने खड़े होते हुए कहा। प्रिंसिपल अर्जुन के छात्रावास से निकलते ही रोहन ने वीर को संदेह भरी नजरों से देखा और पूछा, जल्दी बताओ, तुम प्रिंसिपल अर्जुन के नाजायज बेटे तो नहीं हो? फिर वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? वीर ने सीधे रोहन के माथे पर उंगली मारी और गुस्से से कहा, अपने सिर को नाजायज साबित करो। मेरा उपनाम वीर है और उसका जो, क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? रोहन दर्द से चिल्लाया और मासूमियत से बोला, यह सच है, लेकिन फिर वह तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करता है? क्योंकि उनके पिता मेरे दादा आनंद हैं। तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि वे मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें? वीर ने सहजता से कहा। और तुम अब भी कहते हो कि तुम उसके नाजायज बेटे नहीं हो? रोहन के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वह उसे पूरी तरह से समझ गया हो। छोड़ो इसे, अब इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वीर ने बेबसी से सिर हिलाया और राह भरी। हालांकि वीर के लगातार समझाने के बाद रोहन को आखिरकार वीर और प्रिंसिपल अर्जुन के बीच का रिश्ता समझ में आ गया। चलते चलते दोनों बातें करते रहे और जल्द ही वे छात्र आवास पर पहुंच गए। यहाँ का वातावरण छात्र छात्रावास से कहीं बेहतर था और बहुत शांत था। हम यहाँ आ गए हैं, यही हमारा नया घर है। रोहन ने अपने की कार्ड का इस्तेमाल करके अपार्टमेंट का दरवाजा खोला। वीर को तुरंत ही उस आलीशान सजावट ने प्रभावित कर दिया। ये 2 मंजिला डुप्लेक्स अपार्टमेंट था।
पहली मंजिल पर एक बैठक कक्ष और एक रसोई घर था, जबकि दूसरी मंजिल पर 2 शयन कक्ष थे। वाह, ये अपार्टमेंट तो बहुत ही आलीशान है। इसका मासिक किराया कितना है? वीर चौंक गया और चाय की चुस्की लेते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश की। ये महंगा नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपए महीना है। रोहन वीर के सामने चमड़े के सोफे पर बैठ गया। वीर अपनी हैरानी छिपा नहीं सका और चाय थूक दी। 10,000 एक महीना? रोहन ने बेबसी से कुछ टिश्यू पेपर लिए और अपने चेहरे से पानी पोंछा। चिंता मत करो, मैंने 1 साल का किराया पहले ही दे दिया है। तुम्हें मेरे साथ खर्च बांटने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है। क्यों ना मैं थोड़ी मदद करूं? वीर ने मेज से एक सेब उठाया, एक टुकड़ा खाया और कुछ बुदबुदाया। थोड़ा कितना होता है? 10%? रोहन ने मजाक में कहा। क्या? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया? वीर ने अनसुना करने का नाटक किया। छोड़ो इसे, यहीं रहो। तुमने मुझे संत आत्मा राजा बनने में मदद करने का वादा किया था, इसलिए अपना वादा निभाओ। रोहन ने वीर को कमरे की चाबी फेंकी और हंस पड़ा। मैं अपना वादा निभाऊंगा। वीर मुस्कुराया और आत्मविश्वास से चाबी ले ली। काफी देर हो रही है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल उद्घाटन समारोह है। रोहन ने जम्हाई ली और अपने कमरे में ऊपर चला गया। वीर जल्दी से फ्रेश होकर अपने कमरे में लौट आया। उसने गौर किया कि उसकी त्वचा पहले से अधिक चिकनी हो गई थी और उसकी मांसपेशियां अधिक सुडौल हो गई थी। हालांकि वह अभी भी दुबला था, लेकिन उसका शरीर एकदम सही था। कपड़ों में दुबला लेकिन अंदर से मांसल। क्या यह ब्लड लाइन बीस्ट अवेकनिंग के कारण आया बदलाव है? बहुत अच्छा लग रहा है, वीर ने आईने में खुद को निहारते हुए कहा। अब सिस्टम के कार्ड फ्यूजन फंक्शन का अध्ययन करने का समय आ गया है। वीर बिस्तर से उछल पड़ा। उसने राक्षस आत्मा संहिता को बुलाया और अपने सभी राक्षस आत्मा कार्ड निकाल लिए। पिछले कुछ दिनों में उसने 4 दानव आत्मा कार्ड प्राप्त किए थे। 2 कार्ड उसने राक्षसी जीवों को हराकर प्राप्त किए थे। एक कार्ड दादा आनंद ने दिया था और एक कार्ड उसने देव से लिया था। मेरे पास 4 ग्रे आयरन ग्रेट डेमन स्पिरिट कार्ड हैं। मैं पहले उनमें से 2 को फ्यूज करने की कोशिश करूंगा। वीर ने 2 कार्ड चुने। उसने 2 उपयोगी कार्ड चुने, स्पाइक्ड हेजॉग स्पाइक्ड और बेम्बू वाइपर वेनोमियस फैंग। जब उसने दोनों कार्ड अपने हाथ में पकड़े तो उसे सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी। डिंग। पता चला है कि होस्ट के पास 2 ग्रे आयरन ग्रेट डेमन स्पिरिट कार्ड हैं। इन्हें मिलाकर एक ब्रॉन्ज ग्रेट डेमन स्पिरिट कार्ड बनाया जा सकता है। क्या आप इन्हें मिलाना चाहेंगे? इस बार वीर ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, हाँ।